नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात आती है तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं किस में इन्वेस्ट करें। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, कौन सा स्टॉक बेहतर है, क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे गिरते हैं और तीनों के रिजल्ट्स भी एक साथ आते हैं। आज के दिन भी एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ तीनों के रिजल्ट्स एक ही दिन आए। तो भाई कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ें हमको देखनी होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोगों को पता चल जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ऑफ कोर्स ये आपको ये भी डिसाइड करने में आसानी मिलेगी कि कौन सा स्टॉक मुझको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सारी के सारे फंडामेंटल एनालिसिस के जो वीडियोज़ हैं आई एम श्योर आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। अगर नया सीखने को मिलता है तो स्मैश करो लाइक बटन, ताकि आपको इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोज़ हम लोग पोस्ट करते रहें। बिकॉज दिस रियली मोटिवेट्स मी व्हेन यू आपके अच्छे कॉमेंट्स आते हैं कि सर मैंने कुछ नया सीखा। तो लेट मी नो इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आपको अच्छा लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज अ रियली अ बिग मोटिवेशन बूस्टर फॉर अस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। For refined information, you can consider joining as a member. Without wasting any further time in longer prelude, let's begin. तो 80 to 90% पीपल जनरली इंश्योरेंस स्टॉक की जब एनालिसिस आती है, बात आती है, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कैसे एनालाइज करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंश्योरेंस स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो हम उनको एक नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल कंपनी की तरह एनालिसिस करने लगते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करने लगते हैं ईपीएस की, प्राइस टू अर्निंग रेशो के और अदर फाइनेंशियल रेशियोज़ की। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट नहीं है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज़ के जब बिजनेस मॉडल को आप डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि आपको बैक ऑफ द माइंड रखना होता है। तो एज अ लॉजिकल थिंकर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने उनके बारे में मुझे बताया नहीं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अभी तक आपको लाइफ इंश्योरेंस को कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में नहीं बताया। मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को कैसे रीड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज मैं आपको इंश्योरेंस सेक्टर के वो वैल्यूएशन बताऊंगा भाई, वो पैरामीटर्स बताऊंगा जो कि आपको पता चलेगा कैसे उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। तो इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है उसको समझेंगे। जो 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आपको एनालाइज करना होता है, वो 5 पॉइंट्स डिस्कस होंगे। और ऑफ कोर्स बीच में जो मेरे प्रो टिप्स हैं वो तो आपको पता चलते ही रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी काम करती क्या है, इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए इंश्योरेंस कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है कि आज बिस्किट खाया और खाया पिया पचाया और अगले दिन मॉर्निंग में जैसे फ्लश दबाया काम खत्म। इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ एफएमसीजी कंपनी कि आज लिया और कल जय श्री राम। भाई इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट मीन्स जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप आज ही उसका बिस्किट खा करके चाय में डिप करके और काम खत्म नहीं कर दिया। यू पे प्रीमियम एज लॉन्ग एज 10, 20, 30 ईयर्स। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंपनी अगर जब आपको अपना क्लाइंट बनाती है तो आपसे ये अश्योर करा लेती है कि आप उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो एक्सपेंस है वो वन टाइम होता है। जनरली एक्सपेंस होते हैं उनके एडवर्टाइजिंग के, जनरली उनके एक्सपेंस होते हैं कमीशंस के, जो कि एजेंट्स बेचारे जो धूप पसीने में जा कर के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ऑफकोर्स ये जो एक्सपेंसेस हैं उनके एक्सपेंसेस वन टाइम होते हैं, पहले प्रीमियम में ही आउट हो जाते हैं। और जो बाकी के प्रीमियम आते हैं उनमें प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो जो पहले का प्रीमियम होता है उसमें काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर ऑलरेडी निकल जाता है। तो एज अ शेयर होल्डर जब आप बिजनेस ओन कर रहे हैं, जब आप इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं तो आप उस बिजनेस को ओन कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो बिजनेस कैसे काम करता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब कोई प्रीमियम आता है तो वो प्रीमियम पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है। ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। पूरा का पूरा प्रीमियम प्रॉफिट में नहीं चला जाएगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आदमी ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग भी प्रीमियम पे करते हैं दे डेफिनेटली 80% लोग तो जिंदा रहते ही हैं, तो उनको वो पैसा वापस भी करना होता है कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ फुल सम इंश्योर्ड मिलता है लास्ट में, बल्कि बोनस भी देना पड़ता है। तो कंपनी वो पैसा तो वापस करती ही करती है
है, खुदा न खास्ता उस बंदे को कुछ हो जाता है तो उसको जितना सम अश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है, वो भी देना होता है। तो कंपनी को इन एनी केस प्रॉफिट तो देना ही देना है। अब उससे प्रॉफिट का क्रीम निकालना, यही तो काम है इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये कैसे काम करती है उसको समझ लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है कितना वेफर थिन मार्जिन पे काम करता है। जितने भी मेरे डायमंड मेंबर्स हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई आपने HDFC लाइफ ले रखा है, तो मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि वेफर थिन मार्जिन का काम है ये इंश्योरेंस बिज़नेस। ये इंश्योरेंस बिज़नेस ये नहीं है FMCG की तरह बिस्किट में आटा, मैदा और चीनी मिलाई और अगले दिन जय भगवान की। तो वेफर थिन मार्जिन एंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड बिजनेस है जिसमें कि आपको प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो कैसे आप इवैल्यूएट करें कौन सी कंपनी में, और इंश्योरेंस के सेक्टर में इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन क्यों है भाई? अगर इतना कम बिजनेस है, वेफर थिन मार्जिन है, तो लोग इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब वेफर थिन मार्जिन होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनीज अच्छा से प्रॉफिट बना पाती हैं, क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बना हुआ है, उनके पास टेबल्स बनी हुई हैं जिसमें कि उनके पास कोडेड है, उनके पास कोडेड टेबल्स हैं जिसमें कि पता चलता है कि मॉर्टेलिटी रेशो क्या होगा, किस एज में कितनी मॉर्टेलिटी प्रीवियस सर्कमस्टांसेस से बनी हुई है, एज वाइज कि भाई इस उम्र का बंदा इतनी एज में जनरली इतने साल ही चलेगा, उसके बाद उसकी मशीनरी ख़राबी हो जानी है। उसके बाद उनके पास वर्क प्रोफाइल वाइज है कि भाई अगर कोई आदमी ऑफिस वर्कर है तो उसकी कितना उसका मोर्टेलिटी रेशो है, क्या उसका लाइफ स्पैन है। जो आदमी अगर जो आदमी कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका कितना मोर्टेलिटी रेशो है, क्या उनका लाइफ स्पैन रहेगा। तो ये सारी की सारी उनके पास ऑलरेडी पूरी गणित बनी रहती है। तो दैट वे दे आर हैविंग अपर हैंड। और बात करें इन्वेस्टमेंट यील्ड की, तो उनको मालूम होता है कि जो हमको पैसा मिलेगा उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमको बेटर डिविडेंड मिलेगा, अच्छी लिक्विडिटी भी रहेगी और साथ साथ में अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। तो ये सारा होमवर्क इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखती हैं। तो कंपनी एक ऐसे प्रॉफिटेबल मॉडल को बना करके रखती हैं और उस प्रॉफिटेबल मॉडल से कितना अमाउंट एज अ प्रॉफिट वो पॉलिसी होल्डर को देंगे, वो सारा का सारा कैलकुलेशन बना रखता है और धीरे धीरे करके 10, 20, 30 ईयर्स में उस प्रॉफिट को धीरे धीरे पॉलिसी होल्डर से निकालते रहते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि इंश्योरेंस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है। पैसा तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी, आप नहीं बनाओगे। तो आपको समझ में आ गया मैं क्यों कहता हूँ इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट मत समझो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा बनाएगी आपके इन्वेस्टमेंट से, आप नहीं बनाओगे। आपकी लाइफ इंश्योर्ड रहेगी, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो क्या वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपको देखना होता है जब भी आप इंश्योरेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ बात करनी होती है एम्बेडेड वैल्यू। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या है? एम्बेडेड वैल्यू इज द सम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये तो हो गई अंग्रेजी, इसको समझ हैं इसका मतलब क्या है। अब एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जब आपको कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचती है, बात समझ में आ रही है, तो वो कंपनी इट कंसिडर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड हेंस प्रॉफिट्स फ्रॉम दोज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो जब कभी भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी बेचती है, जब वो पॉलिसी बेचती है तो वो पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसका एम्बेडेड वैल्यू बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कंपनी ने आज आपको पॉलिसी बेची, कल दूसरे बंदे को पॉलिसी बेची, अगले क्वार्टर में तीसरे बंदे को बेची एंड सो ऑन। तो ये धीरे धीरे करके कंपनी की वैल्यू में ऐड होता रहता है, एम्बेड होने रहता है। एम्बेड मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, धीरे धीरे करके पैड अप हो रहा है, क्योंकि ये भी 10 साल कमा के देगा, ये भी 10 साल कमा के देगा, ये भी 10 साल कमा के देगा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये कंपनी की एक इनहेरेंट वैल्यू हो जाती है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आप आज देख रहे हो वो आज का प्रॉफिट नहीं है, वो जो प्रीमियम आया है वो आज का प्रीमियम नहीं है, आज का प्रॉफिट नहीं है। जो आज से आने वाले 10 साल बाद भी उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट देगा, इसको बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू। जिस कंपनी का जितनी ज़्यादा एम्बेडेड वैल्यू होगी वो कंपनी उतनी ज़्यादा बेहतर है। आपको मालूम होना चाहिए जो वैल्यूएशन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की, तो उसकी जो मार्केट कैप है, जो उसकी वैल्यूएशन है इस समय चल रही है, वो उसकी एम्बेडेड वैल्यू से 3 गुना है।
वहीं SBI लाइफ के बारे में बात करें तो उसकी जो एम्बेडेड वैल्यू है उससे 4 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है SBI लाइफ। और वहीं HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो HDFC लाइफ ऑलमोस्ट 6 टाइम एम्बेडेड वैल्यू है जो उसकी है उससे ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं 6 गुना HDFC लाइफ महंगा है अपनी एम्बेडेड वैल्यू से। बात समझ में आ गई। तो एम्बेडेड वैल्यू क्या है? एम्बेडेड वैल्यू वो कंपनी की वैल्यू है जो कंपनी बताती है कि आज से 10 साल बाद भी इतनी वैल्यू वो जनरेट करता रहेगा अगर आज के बाद कंपनी काम करना बंद कर दे। एक भी पॉलिसी अगर नहीं लेगी, सपोज़ आज के दिन अगर सपोज़ SBI लाइफ कह देता है कि भैया कल से हम नई पॉलिसी लेना बंद कर रहे हैं, तो एम्बेडेड वैल्यू वो वैल्यू है जो वो जनरेट करती रहेगी इवन आफ्टर इट स्टॉप्स टू टेक एनी फर्दर पॉलिसी। आज से 10 साल बाद भी इतनी वैल्यू वो जनरेट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उतने उसने प्रीमियम ले रखे, उतने उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, उतने उसने पॉलिसीज़ ऑलरेडी जनरेट कर रखी हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तो भाई बड़े महंगे वैल्यूएशन है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, यस महंगे वैल्यूएशन है और इंडिया की जो इंश्योरेंस मार्केट है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सबसे महंगी मार्केट है, सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट है। उसका कारण क्या है आपको दिखाऊंगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा ये जान करके कि इंडिया में जो बेसिकली, पहले तो आपको दिखा देता हूँ इंडिया में एज का ब्रेकडाउन क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। अंडर 15 27% लोग हैं जो अंडर 15 है। 2018 का डेटा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये इतनी जल्दी हर साल चेंज नहीं हो जाता है। ये कोई स्टॉक मार्केट का डेटा नहीं है कि आज 5% ऊपर तो आपके सामने दिख गया। इसको सर्वे करने में टाइम लगता है। तो 2018 के डेटा के हिसाब से 27% लोग 15 साल के नीचे, 15 to 29 ईयर्स 26% हैं, 30 to 40 ईयर्स के एज ब्रैकेट में 22% के आसपास, 45 to 59 15.5%, 60 साल के ऊपर 75 साल से नीचे 7.7%। और उसके बाद तो भाई ये तो दगे कारतूस हो गए, मतलब सॉरी टू से, बट इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए दे डू नॉट मैटर। ये जो क्राइटेरिया है ना, ये जो एज ब्रैकेट है वो दे डू नॉट कंसिडर दिस एज ब्रैकेट। उनके लिए ये स्पेंट कार्ट्रिज है। तो भाई इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो फोकस करती हैं इस एज ब्रैकेट में। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 25 से 59 के ऊपर 60 साल के बाद तो आदमी रिटायर हो गया, उनकी तरफ से उसकी लायबिलिटी ख़त्म भाई, वो उनकी तरफ से वो आदमी अनअकाउंटेड फॉर हो गया। जनरली फोकस नहीं करते हैं वो 59 ईयर्स के ऊपर वालों पर। मेन फोकस एरिया होता है 25 से 59। और आप जोड़ेंगे 25 से 59 की ईयर्स की एज के इस ब्रैकेट को, तो जब आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा मालूम है? दिस इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 60%, 60% की वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप जोड़ लें 60% तो वो हो गया, प्लस 27% अंडर 15 है जो कि बहुत जल्दी इस ब्रैकेट में आने वाला है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट 87% का वोपिंग पॉपुलेशन है इंडिया का, जो कि यंग ब्रैकेट में, क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस का सेक्टर है बहुत नेसेंट स्टेज में, सिर्फ 3% लोग लेते हैं। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस क्या है तो पैसे की बर्बादी है, क्योंकि भाई 3% लोग लेते हैं, बाकी सारे राम भरोसे चल रहे हैं, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो राम भरोसे जो चीज़ चल रही है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 97% लोग भाई श्री राम जी के भरोसे चल रहे हैं। 3% लोग हैं वो उनको डाउट है, उनको अपने ऊपर डाउट है, उनको दे थिंक कि उनको इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है। तो 3% लोगों पे इंश्योरेंस कंपनीज अभी चल रही हैं। जो ये 97% का पोटेंशियल है इसको टैप करना चाह रही है मार्केट। इस कारण इंडिया में वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, क्योंकि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से एजुकेट हो रही है, अर्बनाइज हो रही है। और इसके कारण अभी जो रिसेंटली जो महकमा चल रहा है, वो कोविड का इशू चल रहा है, वो और ज़्यादा फ्यूल कर रही है इस मार्केट को, जो इंश्योरेंस की, क्योंकि आदमी को लग रहा है कि वी मस्ट इंश्योर देयर लाइफ्स, इंश्योर देयर ओन लाइफ्स। तो इस कारण ये तो 3 फैक्टर्स हैं, ये इसके कारण काफ़ी तेज़ी से इंश्योरेंस सेक्टर भाग रहा है। और जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, इस्टेब्लिश्ड प्लेयर मतलब ICICI, क्योंकि ICICI का बैंक भी है, SBI भी बैंक है, HDFC भी बैंक है। तो ये 3 जो इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल रेस करने को तैयार हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके पास बैंक हैं, कस्टमर हैं। सिर्फ खाली उनको अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पुरानी दारू को नए बॉटल में करके पेश कर देना है, और पेश करके उनको अच्छे से सर्व करना है। जितने अच्छे से सर्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा बिकेगी। तो
तो ये हो गया पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। एम्बेडेड वैल्यू क्या हो गई? एम्बेडेड वैल्यू हो गई जो आपने अभी तक इस साल तक ले रखा है। अब न्यू बिजनेस इस साल आपने 2020 में क्या ऐड किया, ये तो हो गया 2015, 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। दो ये तो हो गई आपकी एम्बेडेड वैल्यू जो अभी तक आपने एक एक करके ईंट जोड़ जोड़ के एक एक ईंट करके दीवार बनाई है। इस साल आपने कौन सा नई ईंट जोड़ी, उस नई ईंट को कहते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। तो इट मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू बिजनेस रिटन इन अ गिवन पीरियड। मतलब गिवन पीरियड मतलब ये क्वार्टर भी हो सकता है। इस क्वार्टर में आपने कितने नए पॉलिसी खोले या फिर कितना नया प्रीमियम कलेक्ट किया, तो वो क्या हुआ इस गिवन पीरियड में, इस क्वार्टर में या फिर इस साल में। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। सो जो एम्बेडेड वैल्यू है वो डिनोट करती है प्रीवियस वैल्यू टिल डेट, अभी तक कितना प्रॉफिटेबिलिटी कितना प्रीमियम आप इकट्ठा कर पा रहे हो, वो हो गया आपकी एम्बेडेड वैल्यू। वीएनबी हो गया कितना नया बिजनेस खड़ा कर पा रहे हो आप इस गिवन पीरियड में, वो इस साल भी हो सकता है कि 2020 में इतना वीएनबी है इस इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर इस क्वार्टर में इतना वीएनबी है इस सो एंड सो कंपनी का। सो हाउ मेनी न्यू पॉलिसीज आर जनरेटेड, how much new premium is added is called VNB। अब इस नए VNB में जो नया आपने बिजनेस ऐड किया है, नए प्रीमियम उठाए हैं, नई पॉलिसी खोली है, उसमें कितना नया मार्जिन जनरेट कर पा रहे हो, उसमें कितना अच्छा मार्जिन जनरेट कर पा रहे हो उस नए बिजनेस में, उसको बोलते हैं NBM, न्यू बिजनेस मार्जिन। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, ये परसेंटेज में होता है, इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लो। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई कंपनी कहती है कि मैंने 100 रुपये का नया प्रीमियम उठाना शुरू किया है, इस क्वार्टर में एडिशनल प्रीमियम मुझे मिलेगा, तो उस एडिशनल प्रीमियम, उस एडिशनल VNB, उस 100 रुपये के VNB पे कितना परसेंट मार्जिन आप रख पा रहे हो। तो उसे फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है मेरा 25% NBM है, मतलब उसका जो 100 रुपीज़ का VNB है, 100 रुपीज़ का उसने नया जो बिज़नेस खड़ा किया है, उसमें से वो 25% ही प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी अगले आने वाले फ्यूचर में। अगले आने वाले फ्यूचर में मतलब जब तक कि वो पॉलिसी ख़त्म नहीं हो जाती, उस पर 25% वो कमाती रहेगी इन दी लाइफ टाइम। ठीक, बात समझ में आई? वो 25% पहले साल ही नहीं आ जाएगा, 25% टोटल जो लास्ट तक है वो उसकी जब तक पॉलिसी ख़त्म होगी, मैच्योर होगी, 25% उस 100 रुपये से वो कमा लेगा। तो उसे बोलते हैं न्यू बिजनेस मार्जिन। मतलब 100 करोड़ रुपए की अगर VNB आई इस क्वार्टर में, अगर उसने कहा 25% का मार्जिन है, तो आज से लेकर के लाइफ टाइम जब तक वो पॉलिसी चलेगी, वो 25 करोड़ रुपए उससे सक इन कर लेगा। चौथा है तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये 4 होना चाहिए, दिस शुड बी 4। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? रनिंग एक्सपेंस होते हैं जो कि कंपनी को पे करने पड़ते हैं। जो रनिंग एक्सपेंसेस में जो पहले साल का प्रीमियम होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ही मार्केटिंग का खर्चा होता है, उसमें ही कमीशन होते हैं, फीस कई सारी देनी पड़ती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो पहले प्रीमियम में निकल जाता है। तो पहले प्रीमियम में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, धीरे धीरे वो कम होने लगता है और उसके बाद में प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनना शुरू होता है। किसका? इंश्योरेंस कंपनी का। बात समझ में आ गई? तो पहले के ज़माने में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे वो 25% होते थे, लेकिन अब कितने हो गए? अब मात्र बचे हैं 15 से 18%। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो गया है। अब आप एक क्लिक में फटाक से इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं। पहले के समय पे एजेंट्स आते थे आपके सामने, दे यूज्ड टू हैगल, दे यूज्ड टू वेस्ट देयर ओन टाइम, दे यूज्ड टू वेस्ट योर टाइम, उसमें भी आपको सही पॉलिसी नहीं मिलती थी। तो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स खुल गए हैं, तो काफ़ी सारे बीच में इंटरमीडियरी हट गए हैं। उस कारण जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कम हो गए, कंपनीज़ के लिए भी कम हो गया, 1 क्लिक अवे सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या हो गया? सस्ता हो गया, लोगों के लिए भी बेनिफिट अच्छा है, कंपनीज़ के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसिस्टेंसी रेशो। और परसिस्टेंसी रेशो क्या होता है? परसिस्टेंसी रेशो मतलब होता है कि आदमी आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है। 1 साल बाद आदमी जनरली ठंडा हो जाता है, उसका जोश, कहता है भैया राम भरोसे ठीक है। तो 1 साल के बाद जनरली इसको कैलकुलेट करते हैं 13th मंथ एंड सो ऑन, 13th मंथ, 25th मंथ, ऐसे करके, मतलब 1 महीने बाद एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। 1 साल बाद, तो 1 साल बाद मतलब क्या होगा? 12 महीने के बाद 13वां महीना आएगा। तो 13th मंथ में कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 10% लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। पे 1 साल बाद कह देते हैं भैया हम राम जी के सहारे जिंदा हैं, ठीक है। और
आफ्टर 5 ईयर्स दैट इज़ 61st मंथ में करीब 35% लोग आउट हो जाते हैं इंश्योरेंस से। क्या मतलब दे गिव अप। 65% का ही रह जाता है जो परसिस्टेंसी है। परसिस्टेंसी मतलब कॉन्टीन्यूटी। तो जितना ज़्यादा परसिस्टेंसी रेशो हाई होता है उतना बेहतर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ के क्या हैं वैल्यूएशंस, तीनों को आपके सामने समझाऊंगा। स्पेशली परसिस्टेंसी रेशो पे ज़्यादा फोकस करूंगा। बाकी सारा डेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इट विल बी ए ग्रेट लर्निंग फॉर ईच ऑफ अस। पहले चलते हैं सभी के रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। मोटा मोटा देखते हैं कौन सी कंपनी कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है। दोस्तों ये है HDFC लाइफ का क्वार्टर का रिजल्ट। अब इसमें क्या है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आप BSE की साइट पे देख सकते हैं। यू कैन फाइंड देम। उसमें क्या क्या देखना होता है हम लोग वो देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है, ग्रॉस प्रीमियम इनकम, मतलब प्रीमियम से कितनी इनकम हो रही है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना हुआ है, रीन्यूअल प्रीमियम कितना हुआ है, सिंगल प्रीमियम कितना हुआ है। तो उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि उसमें गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि भाई कोविड का इशू चल रहा है, लोगों के पास अपनी इनकम खुद ही नहीं है। तो ये पहला पैरामीटर है जिसको कि आप देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे अदर पैरामीटर्स हैं जिसको कि आप देखते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद आता है आपका, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए। पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। वो आया है 45120 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 43688 और पिछले क्वार्टर में था 28447। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो वो आया 45109, जो कि पिछले साल था 42462। तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से प्रॉफिट बढ़ता है उसी प्रकार से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। लेकिन अभी हम लोग इसके इंश्योरेंस स्पेसिफिक जो पैरामीटर्स हैं उसको हमने अभी फोकस नहीं किया। पहले तो इसकी EPS देख लेते हैं। EPS जो पिछले साल था 2.10, हर एक शेयर आपको 2 रुपये 10 पैसे अर्न करके दे रहा था, वो इस साल इस क्वार्टर में दे रहा है 2.23 और पिछले साल इसी क्वार्टर में दे रहा था 1.54। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो। अब उसके नीचे आप आएंगे तो यहीं पर आपको दिखाई पड़ता है परसिस्टेंसी रेशो। तो परसिस्टेंसी रेशो में 13th मंथ, 25th मंथ, 37th मंथ मतलब तीसरा साल, 49th मंथ मतलब चौथा साल और 61st मंथ मतलब 5वां साल। तो आप देख सकते हैं कि पहले साल जो पहला साल है उसमें 87% लोग परसिस्टेंट हैं। उसके बाद 80%, फिर 69, फिर 64 और 5वें साल में सिर्फ 55% बचा, जो कि पिछले साल 55.55 था, अब की बार हो गया 54.44। मतलब लोगों ने डिसकॉन्टिन्यू कर दी हैं अपने इंश्योरेंस को पिछले साल के कंपैरिजन से। आप देखिए हर साल का परसिस्टेंसी, हर ईयर का परसिस्टेंसी रेशो पिछले साल के कंपैरिजन से गिरा है। सो विच इज़ अ नेगेटिव साइन है ये। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया HDFC लाइफ का, थोड़ा ICICI प्रूडेंशियल का और SBI लाइफ का भी देख लेते हैं। इस समय हम लोग आ गए हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ग्रॉस प्रीमियम इनकम, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको ग्रॉस प्रीमियम बेहतर है कि नहीं है। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट अवे, सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कैसा रहा है प्रॉफिट। तो हमको दिखाई पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में दैट इज़ मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इंप्रूव हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन HDFC लाइफ ने इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया था। अगर हम लोग बात करें इसके अदर रेशोज़ के बारे में जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है, हम लोग चलते हैं, विल गो हियर, यहाँ आ गया परसिस्टेंसी रेशो, ठीक है। बाकी सारा डेटा भी है दोस्तों, आप जाकर के इसको रीड आउट कर सकते हैं BSE की साइट पे। तो परसिस्टेंसी रेशो को अगर हम लोग रीड आउट करें तो 13th मंथ में आप देखिए ये जो परसिस्टेंसी रेशो आपको दिखाई पड़ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड कि पिछले साल के कंपैरिजन में इनका परसिस्टेंसी रेशो इम्प्रूव हुआ है।
पिछले साल के कंपैरिजन में। जहाँ पे HDFC लाइफ का आप देख रहे थे गिर रहा था, वहीं पर यू विल फाइंड बाय काउंट एंड बाय प्रीमियम ICICI प्रूडेंशियल का इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, है ना। ये पॉजिटिव साइन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि आपको देखना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी एक चीज़ है, फ्यूचर की कॉन्टिन्यूड ग्रोथ कहाँ पर रहेगी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग SBI के अगर डिटेल्स को बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रॉस प्रीमियम इनकम है जो कि सबसे पहले दिखाई जाती है, वो प्रीमियम इनकम ही इनकी इनकम है। तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है वो है 108, सारे वैल्यू लैक्स में दोस्तों, अगर मैंने करोड़ बोल दिया होगा तो आई बेग योर पार्डन। तो सारी वैल्यूज लैक्स में है। तो 108,575 है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 164,435, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में प्रीमियम कलेक्शन गिर रहा है। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी गिरा है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के बाद पिछले क्वार्टर की बात करें, दैट इज़ मार्च क्वार्टर के बारे में बात करें, तो उससे तो और भी ज़्यादा गिरा है। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग बात करें रीन्यूएबल प्रीमियम की, तो रीन्यूएबल प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, 458 आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 8,13,186। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोविड के सिचुएशन के चलते लोग अपने इंश्योरेंस को कैंसिल कर रहे हैं, भाई देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो रिन्यूअल प्रीमियम गिर रहा है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम आप देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में गिरा है। सिंगल प्रीमियम के बारे में बात करें तो सिंगल प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो नेट प्रीमियम इनकम अगर आप देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम पिछले साल के कंपैरिजन से बेहतर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरा है, क्योंकि लोग इस समय अपने जो पैसा है, अपनी जो कैपिटल है, उसको रिजर्व करना चाह रहे हैं एंड दे डू नॉट वांट टू डू इंश्योरेंस। बात समझ में आ रही है। तो इससे आपको पता चलता है कितना ज़्यादा अज्ञानता है लोगों के बीच में, अब कितना ज़्यादा इग्नोरेंस है लोगों के बीच में रिगार्डिंग इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं जरा, आप सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 39089, जो कि पिछले क्वार्टर में था 53,000। तो 53,000 से गिर करके हो गया है 39,000 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 37,000 से बढ़ करके 39,000 हो गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इस समय जब लोगों अपनी कैपिटल है, जो अपने इन्वेस्टमेंट है, उसको रिजर्व कर रहे हैं, वहाँ पर इसने बेहतर परफॉर्म किया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ओके ईयर ऑन ईयर। लेकिन आपके सामने दोस्तों ये सारी चीज़ें आई ओपनिंग है कि लोग इंश्योरेंस को कितना बैक सीट में रखते हैं, अपने इंश्योरेंस को काट रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब आ जाते हैं हम लोग परसिस्टेंसी रेशो में। तो परसिस्टेंसी रेशो आप देखिए पिछले साल 59% था 13th मंथ में, 13th मंथ में ना। अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन प्रीमियम के बेस से बात करते हैं तो 84% था, जबकि आपको 89% दिख रहा था HDFC लाइफ पे। तो आप समझ सकते हैं HDFC लाइफ महंगा क्यों है, क्योंकि उसका जो काम काज है, उसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर एजुकेटेड हैं, वो इंश्योरेंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे इन फ्यूचर। तो इसी कारण HDFC लाइफ प्रीमियम पे मिल रहा है और HDFC लाइफ का बिजनेस ज़्यादा बेहतर है बजाय कि SBI लाइफ। अगर आप बात करें इसके 61st मंथ के प्रीमियम की, तो जहाँ पर HDFC लाइफ वॉज 54%, वहाँ पर ये क्या है 63%। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल आप पाएंगे कि 61st मंथ में यू विल फाइंड कि प्रीमियम ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें नंबर ऑफ पॉलिसीज़ पे, तो यहाँ पर देखिए एट्रिशन रेशो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी पॉलिसीज़ को जल्दी कैंसिल करा लेते हैं इन कंपैरिजन टू HDFC लाइफ, जहाँ पे लोग अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो ओवरऑल पूरे के पूरे सिनेरियो को जब आप रीड करेंगे, इसको आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि HDFC लाइफ क्यों बेटर है। क्योंकि उनकी जेंट्री, उनकी क्लाइंटिल इज़ मोर एजुकेटेड, एजुकेशन ज़्यादा बेहतर होने के कारण दे आर लाइकली टू कंटिन्यू देयर पॉलिसीज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, गिविंग देयर प्रीमियम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन रादर दैन SBI लाइफ, जिसके पास मास तो बहुत है लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूएशन कम है। और पहले साल मैंने आपको बताया, पहले साल का जो पॉलिसी में प्रीमियम कलेक्ट होता है, उसमें तो सारा का सारा
सारा का सारा पैसा तो एक्सपेंसेस में निकल जाता है। तो हमें वो क्लाइंटील चाहिए जो कि लॉन्गर टर्म तक हमारे साथ में रहे एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेक होल्डर। तो इस मामले में आपको HDFC लाइफ बेस्ट लगेगी। और मेरा मानना ये है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो HDFC लाइफ इज़ द राइट चॉइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं होती। अगर आपको कुछ नया सीखा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर मैंने ये चीज़ नहीं सीखी, मुझे नहीं पता थी, एंड दिस मोटिवेट्स मी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट बिकॉज दिस मोटिवेट्स माई टीम। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।